हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने और उससे पहले के वीडियोस में हमने उपभोक्ता संतुलन से संबंधित जो उपयोगिता विश्लेषण की जो धारणा है उसके बारे में डिटेल में देखा कि कुल उपयोगिताएं क्या हैं, सीमांत उपयोगिताएं क्या हैं, उनमें आपस में क्या संबंध है। और उपयोगिता विश्लेषण के तहत एक वस्तु के संदर्भ में दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ निर्धारित होता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है और सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं कुछ 4-5 पार्ट में। तो उन पार्ट के लिंक, उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको उन वीडियोस को देखना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि आप वीडियो को जरूर देखें, ताकि हम इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में जो तटस्थता वक्र विश्लेषण अथवा क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में या उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में जो पढ़ेंगे आपको पता चल सके कि कैसे बेटर है। तो आपको पहले उन वीडियोस को देखना होगा। तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ताकि आप आसानी से उन वीडियो तक पहुंच सकें। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। तटस्थता वक्र विश्लेषण अथवा क्रमवाचक विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसकी क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, कौन कौन सी मूलभूत अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पूछा जाता है कि उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थता वक्र विश्लेषण के साथ समझाइए, या उपभोक्ता के जो संतुलन है उस संतुलन को आप तटस्थ विश्लेषण सहायता से या तटस्थ वक्र या बजट रेखा की सहायता से दर्शाइए या चित्र बनाइए। इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं, उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, तटस्थता तालिका क्या है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं, या फिर तटस्थ वक्र की क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो और आगे वाले वीडियोज में देखेंगे, समझेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि आप इस वीडियो में जो बेसिक टर्म्स हम समझेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। जनरली हमने इससे पहले कौन सा विश्लेषण पढ़ा था? उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें क्या माना था मार्शल ने कि किसी भी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है, और माप की इकाई क्या थी? यूटिल। यूटिल में हम उसको माप सकते हैं। साथ साथ हम उपयोगिता को, दो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को लिख सकते हैं, यानी एक्स से कितनी उपयोगिता मिल रही है, वाई से कितनी उपयोगिता मिल रही है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्स से अगर 50 मिल रहा है, वाई से अगर यहाँ पर 40 मिल रहा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की उपयोगिता वाई से ज़्यादा है। तो हम उपयोगिता को लिख सक रहे थे, दो अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिताओं की आपस में तुलना कर पा रहे थे, और उपयोगिता का जो आधार माना था वो था उस वस्तु के लिए अदा की गई कीमत। कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु के लिए कीमत कितनी दे रहा है, अगर वह अधिक कीमत दे रहा है तो उस वस्तु की उपयोगिता अधिक होगी, अगर वह कम कीमत दे रहा है तो उस वस्तु की उपयोगिता कम होगी। परंतु यहाँ पर इस धारणा में क्या है वो हम समझते हैं कि जे आर हिक्स और एलन, आरजेडी एनल, विल्फ्रेडो, पेरेटो, ये सब क्या मानते हैं कि जो हम अलग अलग वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं का उपभोग किया, एक्स का किया, वाई का किया, जेड का किया, तो अगर हमें जेड से ज़्यादा उपयोगिता मिले तो जेड को ऊपर रखेंगे, वाई से कम मिले तो वाई को उसके बाद रखेंगे, एक्स से सबसे कम मिले तो एक्स को हम बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या माना गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के आधार पर वह एक क्रम में वस्तुओं को रख देता है, इसलिए उसको हम क्रमवाचक विश्लेषण कहते हैं। अपनी पसंद के अनुसार जो उसको सबसे अच्छा पसंद होगा वो ऊपर रखेगा, जो उसको कम पसंद होगा वो सबसे नीचे रखेगा, इसलिए इसको क्रमवाचक विश्लेषण कहा गया है। ठीक है, तो समझते हैं। इस धारणा के अनुसार वस्तुओं की उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, कौन सी धारणा? तरसा उपयोगिता को हम यहाँ पर माप नहीं सकते हैं, सिर्फ क्रम दे सकते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे कि यूक्रेन, स्लट्सकी, विल्फ्रेडो, पेरेटो, जे आर हिक्स और आर डी एलन के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता का ठीक ठीक मापन नहीं कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को किस में रखता है? क्रम में रख देता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, एक्स वाई जेड अलग अलग वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, उसको जेड सबसे अच्छी लग रही थी तो उसने जेड को ऊपर रखा, एक्स सबसे कम अच्छी लग रही थी, एक्स को सबसे नीचे रखा, वाई की पसंद बीच में थी, उसको उसने बीच में रखा। ये उसने उसको क्रम दे दिया, 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्रम प्रदान कर सकता है तथा विभिन्न संयोगों को क्रम में जमाया जा सकता है। जो भी संयोग होते हैं उनको भी वो क्रम में जमा कर रखता है। तो उपभोक्ता वस्तुओं की उपयोगिता को अपने मस्तिष्क में रखता है। ठीक है, यहां पर क्या माना इन अर्थशास्त्रियों ने
कि किसी भी वस्तु से जो उपयोगिता मिलती है उस उपयोगिता को कागज पर लिखने के बजाय उन वस्तुओं की उपयोगिताओं को अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में रखता है और वही तुलना करता है, और तुलना करने के बाद रफली रूप से एक आइडिया क्रिएट करता है। उस आइडिया के अकॉर्डिंग उन वस्तुओं को क्रम में रख देता है। जो उसको सबसे अच्छी लगती है पहले रखता है, जो कम अच्छी लगती है उसको बाद में रखता है। जैसे कि आपको नाश्ता करना अच्छा लगता है, आप किसी एक कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी में 4 नाश्ता बनाने वाले हैं, तो आप जैसे ही नाश्ता करने की बात माइंड में आएगी तो जो सबसे अच्छा नाश्ता बनाता है, सबसे अच्छी कचौड़ी बनाता है, सबसे पहले आपके माइंड में वो आएगा, वहां चलें। वो नहीं मिलेगा तो सेकंड नंबर वहां चलेंगे, वो नहीं मिलेगा तो वहां चलेंगे। तो उसका आइडिया आपने अपने माइंड में रखा, उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हैं कि नहीं वो सबसे बेस्ट है, वहां सबसे पहले वहां चलते हैं। वो नहीं होगा तो वहां जाएंगे, वही नहीं मिलेगा तो फिर अपन लास्ट वाला ऑप्शन पर वहां पर जाएंगे। तो ये क्या आपने क्या पेपर थोड़ी लिखा, क्या ये आपने क्या किया, आपने माइंड में रफली आइडिया क्रिएट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको उसमें ऑर्डर दे दिया। ठीक है। तो क्या यहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपयोगिता को अपने मस्तिष्क में ही रखता है, ठीक है, तथा उन्हें तीव्रता के अनुसार, एक तो मस्तिष्क में रखता है, दूसरा तीव्रता के अनुसार क्रम दे देता है। जो सबसे अच्छी लगेगी उसको क्रम में ऊपर रखेगा। अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को क्रम में वो क्या करता है, पहले रखता है, तथा कम उपयोगिता वाली वस्तुओं को क्रम में वो बाद में रखता है। तथा जब एक ही वस्तु की विभिन्न इकाई की उपयोगिता तुलना की जाए तो उसे उपयोगिता को क्रमवाचक विश्लेषण कहते हैं। जब हम क्रम में रखकर 1 2 3 4 क्रम में रखकर फिर हम उपयोगिताओं की तुलना कर रहे हैं, कौन सी अच्छी कौन सी कम अच्छी है, तो वो विश्लेषण कहलाएगा यहाँ पर क्रमवाचक विश्लेषण। फिर इस धारणा के अनुसार उपभोक्ता जिस बंडल को ज्यादा पसंद करता है उसे श्रेणी क्रम में प्रथम रखता है, ऊपर रखता है, तथा जिस बंडल को कम पसंद करता है उस श्रेणी क्रम में बाद में रखता है। ठीक है। तो अब बार बार यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है बंडल, बंडल का मतलब क्या है? बंडल क्या, लकड़ी का बंडल या बीड़ी का बंडल? नहीं, बंडल का मतलब यहाँ पर यह नहीं है। बंडल का मतलब यह है कि उपभोक्ता जो दो वस्तुओं का जो उपभोग कर रहा है उससे जो संयोग उसे प्राप्त हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर उसने दो वस्तुएं एक्स और वाई, दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। एक्स की 5 इकाइयां, वाई की 6 इकाइयां, तो 5 6 ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन, एक संयोग बन गया। इसे हम कहते हैं यहाँ पर बंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे यहाँ पर बंडल कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि बंडल आप हर कुछ लिख दें, बीड़ी का बंडल, लकड़ी का बंडल, ऐसा कुछ नहीं। बंडल का मतलब क्या है, यहाँ पर दो वस्तुओं का संयोग बंडल कहलाता है। दो वस्तुओं के संयोग में जो वस्तुओं की मात्राएं, जैसे कि हमने क्या देखा था, 5 6, एक्स की 5 वाई की 6 इकाइयां हैं, तो यहाँ पर बंडल कहलाएगा 5 6। ठीक है। अब उसके बाद आता है तटस्थता अनुसूची अथवा उदासीनता सेट अथवा अनधिभान सेट। अब ये टर्म क्या है, ये क्या बताता है? हमने अभी देखा है कि उपभोक्ता के पास जो संयोग होते हैं, जो बंडल होते हैं, उन बंडलों में जो उसको सबसे अच्छा लगता है वो सबसे ऊपर रखता है, जो कम अच्छा लगता है वो उसको बाद में रखता है। परंतु ऐसे बंडल, जैसे कि हमने क्या समझा था अभी तक कि अलग अलग प्रकार के बंडल है। पहला बंडल है 3 2, फिर है 2 3, फिर उसके बाद है 2 2। तो जाहिर है उसको क्रम में उसने उसको पहला रखा, फिर उसने दूसरा रखा, फिर उसने इसको तीसरा रखा। ठीक है। बंडल की उपयोगिता के आधार पर उसको बंडल को क्रम में रख देगा 1 2 3। ये तो आसानी से हो गया। परंतु जब ऐसे बंडल जो उसको समान संतुष्टि प्रदान करें, समान संतुष्टि अर्थात एक बंडल हो गया 3 2 और एक बंडल हो गया 2 3, तो इन दोनों बंडलों में क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। यानी वो बंडल चाहे ये वाला ले या फिर ये वाला उपभोग करें। ऐसी स्थिति को कहते हैं उदासीनता। यानी जब दो वस्तुओं में किसी प्रकार से किसी एक को अधिक महत्व न देना, दोनों उसके लिए समान हो। जैसे कि आप जिद करते हैं, किसी दोस्त को बोलते हैं कि यार चल नाश्ता करा नाश्ता करा नाश्ता करा, तो वो कहता है कहाँ चले, और आप कहते हैं कहीं भी करा, अपने लिए सेम है। तो वहाँ चल, मुकेश जी के यहाँ, सॉरी तू अगर मांगीलाल जी के यहाँ चल तो भी उसको सेम मिलेगा, और अगर केशुलाल जी के यहाँ जाएगा तो भी उसको समान टेस्ट मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, तो कहीं भी लेके चल। तो ये क्या बात हो गई, उदासीनता की। ठीक है, त्रस्ता की। फिर अब हम समझते हैं क्या है। यह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का समूह है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए उपभोक्ता इन संयोगों में उदासीन अथवा तटस्थ रहता है। इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साइड में ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीच में ले लिया सेंटर में। अब समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर संयोग दे दिया, संयोग ए बी सी डी ई और एफ। यह अलग अलग संयोग क्या बता रहे हैं, वस्तुओं की अलग अलग मात्रा को।
ए संयोग क्या बता रहा है, एक्स वस्तु की 1 और वाई वस्तु की 25 इकाइयां। इसी प्रकार से सी क्या बता रहा है, एक्स वस्तु की 3 और वाई वस्तु की 16। इसी प्रकार से एफ क्या बता रहा है, एक्स वस्तु की 6 और वाई वस्तु की 10। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अलग अलग संयोगों में वस्तुओं की यहाँ पर अलग अलग मात्राएं, अलग अलग संयोग हो गए। कौन से, 1 25, 2 20, 3 16, 4 13, 5 11, 6 10। तो यहाँ पर अगर वो संयोग ए को उपभोग करता है, जिसमें वस्तु x की 1, वस्तु y की 25 इकाइयों को उपभोग कर रहा है, तो भी उसे x के बराबर संतुष्टि मिल रही है। किसके बराबर, x के बराबर। और यदि वह सी बंडल का उपभोग करता है, सी को चुनता है, जिसमें x की 3 और y की 16 इकाइयां, तो भी उसको उपभोग कितना, संतुष्टि कितनी मिल रही, x के बराबर। इसी प्रकार से वह ई या एफ को चुनता है, जिसमें x की 6 और y की कितनी है, 10, तो भी उससे संतुष्टि का स्तर कितना है यहाँ पर, उसके लिए x है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि विभिन्न प्रकार के जो संयोग हैं, बंडल हैं, चाहे वो 1 25 है, 2 20 है, 3 16 है, 4 13 है, 5 11 है या 6 10 है, उसको संतुष्टि यहाँ पर समान मिल रही है। यानी वो तटस्थ है, किसी भी बंडल को चूज कर सकता है। वह बंडल ए को भी ले सकता है, बी को भी चूज कर सकता है, सी को भी कर सकता है, डी को भी कर सकता है, ई को भी कर सकता है, एफ को भी कर सकता है। यानी उसके लिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, बंडल ए बराबर बंडल बी बराबर बंडल सी बराबर बंडल डी बराबर बंडल ई और बंडल बराबर एफ। सभी संयोगों से उसे समान संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, तो संयोग ए बी सी डी ई एफ सब उसके लिए समान है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पर उदासीन रहेगा। किसी भी संयोग को वो चुन सकता है, क्योंकि इन सभी संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर क्या है, उसके लिए समान है, एक्स के बराबर है। ओके, तो परिभाषा के अनुसार क्या हो गया, उदासीनता तालिका या तटस्थता तालिका, तटस्थता सेट क्या कहते हैं कि उदासीनता तालिका अथवा उदासीनता सेट दो वस्तुओं के संयोगों का, विभिन्न संयोगों का समूह है। ठीक है, विभिन्न संयोगों का समूह है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। किसी भी उपभोक्ता को क्या देख रहे हैं आप, उसको समान संतुष्टि, उपभोक्ता है तो उसको हर संयोग से, चाहे ए ले, बी ले, सी ले, डी ले, ई ले, एफ ले, उसको संतुष्टि का स्तर जो है उसका एक्स के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर उदासीनता सेट, उदासीनता तालिका, तटस्थता सेट अथवा तटस्थता तालिका, या फिर अनधिमान सेट या अनधिमान तालिका। ठीक है, और ऊपर बढ़ाएं इसको हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है तटस्थता वक्र अथवा उदासीनता वक्र। अब तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र क्या होता है, इसको हम आगे वाला वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी तो टॉपिक समझ थोड़ी दिक्कत आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि किस प्रकार से तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीन उपयोगिता विश्लेषण की से बेटर है, उससे अधिक इम्पोर्टेंट है, कैसे सरल है, और इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं, बंडल किसे कहते हैं, या फिर तटस्थता अनुसूची क्या किसे कहते हैं, उदासीनता सेट किसे कहते हैं, अनधिमान सेट किसे कहते हैं, या उदासीनता तालिका किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में समझा। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि एक तालिका के द्वारा से समझाइए या एक काल्पनिक तालिका की अवधारणा से उसको समझाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता मानचित्र क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, अपना वोट जरूर करें। वोट कैसे करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आपके माइंड में आता है कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा है आपको जरूर बताएं। और इस चैनल के अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोज़ के जो अपडेट हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।